हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिजिक्स नगरी बाई सुधांशु यादव में। तो आज से हम एक नई टाइप की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे मेरा पर्पस था कि मैं सिर्फ 11th 12th जेई और नीट के रिगार्डिंग सिर्फ लेक्चर्स बनाऊं, लेकिन लॉकडाउन को देखते हुए बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे स्कूल से भी कि सर आप 9th और 10th क्लास की साइंस के ऊपर भी आप कुछ वीडियोस बनाइए ताकि बच्चों को हेल्प हो सके। तो आज से हम एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 9th क्लास की साइंस और 10th क्लास की साइंस की वीडियोस को हम कवर करेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, इंग्लिश में कंटेंट जो भी सीबीएसई बोर्ड या जितने भी बोर्ड्स के लिए जो इंग्लिश का कंटेंट है वो यूट्यूब पे बहुत प्रॉपर ऑलरेडी है अवेलेबल, बहुत सारे चैनल्स के थ्रू। लेकिन इसके बीच में जो हमारे हिंदी बोर्ड के जो बच्चे हैं, यानी कि जैसे कि आप हरियाणा बोर्ड के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, या जो भी ऐसे बोर्ड के बच्चे हैं जो हिंदी में साइंस पढ़ते हैं, तो उनके लिए सफिशिएंट मटेरियल नहीं है। तो ये क्लास हमारी जो होगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स होगी। तो जिसको जो हिंदी वाले बच्चे भी हैं, जो हिंदी बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो भी इसको बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो जो 5th चैप्टर भी है, दैट इज कॉल्ड मोशन। और मोशन को हम हिंदी में गति भी बोलते हैं, इसको हम हिंदी में गति भी बोलते हैं। तो देखिए गाइस, गति बेसिकली क्या होती है या मोशन जो होता है वो क्या होता है। देखिए, अपने चारों तरफ की चीजों को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दो तरीके की चीजें देखने को मिलती है। एक चीजें जो एक जगह पे टिकी रहती हैं, वहां से चलती नहीं है कहीं, और एक चीज जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर चलती रहती है। जैसे कि जितनी भी लिविंग बींग्स की हम बात करें, लिविंग थिंग्स की हम बात करें, जैसे कि हम हो गए, कोई भी एनिमल हो गया, आप उसमें प्लांट को ना गिने, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये सब एक जगह से दूसरी जगह पे चलता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चल के जाते हैं। तो जो चीजें चलती हैं वही मोशन होता है, वही उसको हम बोलते हैं कि ये चीजें जो है ये मेरी मोशन कर रही है। तो देखिएगा, यहाँ पे मोशन के अंदर सबसे पहले दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो पहली चीज जो है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट, पहली चीज जो है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट। और रेस्ट को हम हिंदी के में विश्राम अवस्था भी बोलते हैं, हिंदी में इसको हम विश्राम अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। तो कोई चीज जब रेस्ट पे होती है या कोई चीज जब रेस्ट पे होती है तो उसको हम विश्राम अवस्था बोलते हैं। देखिए, विश्राम अवस्था क्या होती है, देखिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपके नजदीक एक यहाँ पे पेड़ पेड़ है, कोई भी पेड़ है, इसको लेट कर सकते हैं कि ये पेड़ है। आपके और इस पेड़ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप मान लीजिए एक्स है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ठीक है। ये जो दूरी है ये एक्स है। और मान लीजिए समय कुछ भी हो रहा है, 8 बज के लेट सपोज आप मान लीजिए कि 10 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो 8 बज के 10 मिनट पर जब आपने इस डिस्टेंस को देखा तो डिस्टेंस था एक्स। अब यहाँ से टाइम को मैंने 11 कर दिया, आप नहीं हिले, पेड़ तो हिलेगा नहीं, तब भी डिस्टेंस एक्स है। हमने इस मिनट को बढ़ा के 12 कर दिया, 13 कर दिया, 14 कर दिया, और आप अपनी जगह से नहीं हिले। तो ये जो डिस्टेंस है, ये हर केस के अंदर जो डिस्टेंस है वो एक्स ही रहेगा, यस और नो। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम बोलते हैं रेस्ट। देखिए, यहां पे कुछ चीजें हैं कि ये जो आप खड़े हैं इसको मैं बोलूंगा सिस्टम। ये क्या है, मेरा कोई भी एक सिस्टम है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उन सबको मैं बोलूंगा सराउंडिंग। इसको मैं क्या बोलूंगा, सराउंडिंग। यानी कि आपको छोड़ के जितनी भी चीजें हैं उन सबको मैं सराउंडिंग बोलूंगा, और आप जो क्या है वो सिस्टम है। तो रेस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम, अगर सराउंडिंग की तुलना में, कोई भी सिस्टम अगर सराउंडिंग की तुलना में अगर बीच की दूरी को नहीं बदलता है समय के साथ, तो उसको हम बोलते हैं कि चीज जो है वो विराम अवस्था में है, यानी कि वो रेस्ट अवस्था में है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आते हैं, जो मेरी यहाँ पे दूसरी चीज है, दैट इज कॉल्ड मोशन, जो कि इसके चैप्टर का भी नाम है, ठीक है। और मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन को हम गति भी बोलते हैं, कि मोशन गति होता है। तो देखिए गाइस, गति के अंदर क्या होता है, सेम केस आप ले लीजिए। अगेन आप यहाँ पे खड़े हैं जो कि एक सिस्टम का पार्ट है, यहाँ पे कोई पेड़ खड़ा है, और मान लीजिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो एक्स है, और अगेन हमने टाइम ले लिया 8 बज के 10 मिनट, ठीक है। 8 बज के 10 मिनट पे आपकी जो दूरी थी पेड़ से वो एक्स थी। मान लीजिए कि जब मैंने 11 किया तो आप यहां से चल के मान लीजिए कहीं यहां आ गए, तो मान लीजिए आपकी जो दूरी हो गई यहाँ पे ये वाई हो गई, ठीक है। अच्छा, 8 बज के 12 मिनट पर आप मान लीजिए यहां आ गए, ठीक है। तो आपकी दूरी यहां से चल के मान लीजिए जेड हो गई, ठीक है। तो देखिए 10 पे, 8 बज के 10 मिनट पे आपकी दूरी एक्स थी पेड़ के साथ, 12 पे आपकी दूरी वाई हो गई,
13 पे आपकी दूरी z हो गई, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहां से टाइम बढ़ रहा है, आपकी जो पोजीशन है, आपके और पेड़ के बीच की जो दूरी है, वो भी क्या हो रही है, वो बदल रही है समय के साथ साथ, ठीक है ना। तो ये अगेन ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, और इसके अलावा ये जो पेड़ है, ये क्या है, ये सराउंडिंग है। तो मोशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोशन क्या होता है, कि जब भी कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के कंपैरिजन में, जब भी वो अपनी दूरी के अंदर परिवर्तन करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये मेरा मोशन कहलाता है। तो देखिए गति और मोशन जो होता है वो मेरा ये होता है। अब देखिए यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है मोशन के बारे में जो समझने वाली है, उसको मैं नोट के अंदर लिख देता हूं। देखिए किस तरीके का मोशन या किस तरीके की गति आप देख पाएंगे। देखिए अगर कोई मोशन बहुत ज्यादा फास्ट है ना, अगर कोई मोशन बहुत ज्यादा तेज है, तो आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करना उसको थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर इसी कंपैरिजन में अगर कोई जो मोशन है वो बहुत ज्यादा स्लो है ना, बहुत ज्यादा धीरे है, तब भी आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। कैसे, मैं एग्जांपल बताता हूं। देखिए अगर कोई प्लांट, अगर कोई पेड़ अगर ग्रो करता है, तो वो भी एक तरीके का मोशन है ना। देखिए पेड़ पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा होना शुरू हो जाता है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बताइए कि ये पेड़ कैसे बढ़ रहा है, तो आप मुझे बता पाएंगे क्या? आप बोलेंगे सर ये कितना मुश्किल है बताना, कि मैं कब तक पेड़ को देखूंगा और पेड़ की जो बढ़ता रहेगा मैं उसको देखता रहूंगा। तो इस तरीके के मोशन को भी ऑब्जर्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर कोई मोशन बहुत ज्यादा फास्ट है, एक्सट्रीमली फास्ट, तो उसको भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हैं और बिल्कुल आप पटरी जो है बिल्कुल उसके नजदीक खड़े हैं जहां से ट्रेन निकलती है, ठीक है। बिल्कुल ही नजदीक मत चले जाइएगा, नहीं तो ट्रेन को प्यार हो जाएगा आपसे और आपको आपके साथ ही ले जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा दूर रहिए और आप ट्रेन को ऑब्जर्व करिए। अगर ट्रेन बहुत ज्यादा रैपिड स्पीड में जा रही है, तो तब भी आप ये नहीं बता पाएंगे कि भाई ये ट्रेन कितनी तेजी से गई, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फास्ट मोशन को भी आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आप कैसे मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप नॉर्मल मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल बंदे की वॉकिंग, रनिंग, है ना। जब कोई बंदा चल रहा है या दौड़ रहा है, तो आप इस टाइप के मोशंस को आप बहुत ही आसानी से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज जो है वो एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जा रही है, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो गया रेस्ट और मोशन के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए गाइस, डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन, ठीक है। अगर मैं हिंदी में कुछ लिख दूं गलत, तो प्लीज आप उसको इग्नोर कर देना, है ना। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लिखने के टर्म में, मैं काफी कुछ गलत लिख देता हूँ हिंदी में, तो प्लीज अपना भाई समझ के इसको भूल जाना, गलती हो गई, ठीक है। तो देखिए दूरी और विस्थापन के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि ये एक बिंदु है, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, ठीक है। देखिए ये पॉइंट इस पॉइंट से कितनी दूर है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले, कि मैं मान लेता हूं कि ये ए पॉइंट इस बी पॉइंट से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको इस पॉइंट ए से चल के आपको इस पॉइंट बी के ऊपर जाना है, ठीक है। ए से चल के और आपको इस बी के ऊपर जाना है। तो आप कैसे जा सकते हैं, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं ना। आप ऐसे जा सकते हैं, बहुत इजीली जा सकते हैं, या तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं, ऐसे ऐसे भी तो जा सकते थे आप, है ना। और आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो देखिए गाइस, दूरी जो होती है ना, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस को हम बोलते हैं एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल पाथ लेंथ। अब देखिए पाथ का मतलब होता है रास्ता, है ना, और लेंथ का मतलब होता है कि मतलब उसकी इकाई, कि कैसे आप उसको नापते हैं ना। तो जिस रास्ते से आप चल के जाते हैं, है ना, देखिए इससे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो चीज है वो कितनी दूर है, आपको जहां जाना है वो कितनी दूर है। आप ज्यादा भी चल सकते हैं और आप कम भी चल सकते हैं। मान लीजिए आपको आपकी गली के जस्ट बाहर वाली दुकान से कोई सामान लेना है ना, लेकिन आप उतने शरीफ नहीं है कि आप सीधा गली से चल के दुकान पे पहुंच गए। आपका मन किया, आप पहले अपने दोस्त के घर गए, फिर उस दोस्त के बाद किसी और दोस्त के घर गए और लास्ट में चल के आप दुकान पर आए, ठीक है। तो ये पूरा जो रास्ता आपने जो चला है,
आपने पूरा जो रास्ता आपने चला है, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअल पाथ लेंथ। और उसकी दूरी को हम बोलते हैं कि वो मेरा डिस्टेंस होता है। वो क्या होता है? मेरा डिस्टेंस होता है। मान लीजिए कि ये जो दूरी है वो 5 किलोमीटर थी, सबसे छोटी दूरी, लेकिन अब जब यहां से आप चले तो आपने ट्रेवल कर लिया यहां पे 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर क्या हो गई आपकी? 10 किलोमीटर हो गई आपकी दूरी, यानी कि डिस्टेंस। 10 किलोमीटर क्या हो गया? ये डिस्टेंस हो गया। कोई मतलब नहीं है कि सामान कितनी दूर था एक्चुअली में। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखिए गाइस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या विस्थापन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है सबसे छोटी, सबसे छोटी दूरी। किसी भी चीज के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखिए, इस पॉइंट के अंदर अगर मैं बात करूं पॉइंट ए और पॉइंट बी की, तो सबसे छोटी दूरी क्या हो सकती है इसकी? स्ट्रेट लाइन में आप जाएं, है ना, ये सबसे छोटी दूरी होती है ना। तो इसका जो विस्थापन था, ए से बी तक जाने का जो विस्थापन था वो कितना था? 5 किलोमीटर। तो ये 5 किलोमीटर यहाँ पे क्या है? दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या इसको हम बोलते हैं विस्थापन। इसको हम बोलते हैं क्या? विस्थापन। ओके गाइज, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। और दूरी तो आप कितना भी चल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल पाथ लेंथ, और उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि देखिए, इस केस के अंदर ये था तो 5 किलोमीटर ही दूर, इसके बीच का विस्थापन तो 5 किलोमीटर ही था, लेकिन आप चल के गए 10 किलोमीटर। मान लीजिए अगले किसी पाथ के अंदर आप और चले, है ना, और आपने इस बार आपने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, तो ये 20 किलोमीटर क्या होगा? ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस होगा, लेकिन विस्थापन अभी भी क्या रहेगा? 5 किलोमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जो होता है दो चीजों का, वो कभी भी नहीं बदलेगा, वो कांस्टेंट ही रहता है हमेशा। ठीक है गाइस, और दूरी जो है वो डिपेंड करती है रास्ते पे, कि आप किस रास्ते के थ्रू आप गए हैं, है ना, उस चीज के ऊपर है ये जो है वो, ये जो है वो निर्भर करेगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है ये क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। देखिए गाइस, फिजिक्स के अंदर जितनी भी चीजों की हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की, भौतिक चीजों की, है ना, तो भौतिक चीजों के लिए फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम चीजों को दो चीजों के अंदर बांटते हैं। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्केलर, ठीक है, और पहली चीज, और दूसरी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर, है ना। देखिए गाइस, स्केलर को हम बोलते हैं अदिश राशि, इसको हम बोलते हैं अदिश, और वेक्टर को हम बोलते हैं सदिश राशि, इसको हम क्या बोलते हैं? सदिश। देखिए, हिंदी में ये और ज्यादा आसान है समझना। अदिश यानी कि जिसके अंदर दिशा नहीं है, जिसके अंदर दिशा नहीं है, और सदिश का मतलब होता है जिसके अंदर दिशा है, जिसके अंदर दिशा है। तो और स्केलर क्या होता है? अ क्वांटिटी विच डज नॉट हैव डायरेक्शन, है ना, देयर इज नो डायरेक्शन, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? दीज क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटीज। एंड वेक्टर क्या होती है? जिसके पास डायरेक्शन होती हैव डायरेक्शन, है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो दोनों चीजों के अंदर ये चीज, हर चीज के अंदर आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि कौन सी चीज मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी चीज मेरी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि कौन सी चीज अदिश राशि है, और कौन सी चीज जो है वो सदिश राशि है। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, कि क्या, देखिए, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की या दूरी की, और अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की यानी कि विस्थापन की, तो देखिए गाइस, इसमें से कौन सी जो है वो सदिश राशि है और कौन सी जो है वो अदिश राशि है। तो देखिए गाइस, जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है वो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वो सदिश राशि है। यानी कि जब भी आप डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर जो दिशा है वो महत्वपूर्ण नहीं होती, दिशा जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। जैसे कि मैंने आप किसी रैंडम फ्रेंड से पूछते हैं कि भाई तुम्हारा घर कितनी दूर है, वो बोलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, तो उस 5 किलोमीटर के अंदर आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है, अभी सिर्फ आप दूरी की बात कर रहे हैं कि भाई 5 किलोमीटर है, मेरे को जाने में हो सकता है 1 घंटा लगेगा।
ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्शन जरूरी नहीं है, 5 किलोमीटर यानी कि 5 किलोमीटर, तो यहां पे मैं मेंशन कर लेता हूं कि 5 किलोमीटर जो था वो दूरी थी, ठीक है। दूसरे केस में आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि भाई 5 किलोमीटर तो ठीक है, लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो बोलेगा कि भाई यहां से जो नॉर्थ की तरफ आप जाओगे ना, जब आप, तो 5 किलोमीटर चलना है, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर चलना है। तो भी देखिए आपके पास अब इंफॉर्मेशन ज्यादा है, पहले केस में सिर्फ आपको इतना पता था कि हाँ 5 किलोमीटर दूर है, कहां जाना है नहीं जाना है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था उससे। तो वो उसने आपको क्या बताया, उसने आपको डिस्टेंस बताया। अब मैं बात करता हूं कि 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 5 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, तो अभी उसने आपको क्या बताया, उसने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया, डायरेक्शन भी बता दी। तो देख रहे हैं यहाँ पे 5 किलोमीटर में देखिए सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा हुआ है, और इसके अंदर देखिए 5 किलोमीटर के साथ आपको दिशा भी दे रखी है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है गाइस। तो यहां पे दो चीजें होती हैं स्केलर और वेक्टर के अंदर। वो दो चीजें कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी मैग्नीट्यूड, एक होती है हमारी मैग्नीट्यूड, और दूसरा मेरी होती है डायरेक्शन। एक होती है मेरी मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है मेरा डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन तो आप सबको पता है कि डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। ये क्या होता है, दिशा होती है, कि कोई भी दिशा होती है वो डायरेक्शन कहलाएगी। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए मैग्नीट्यूड को हम डिनोट कर सकते हैं न्यूमेरिक नंबर से। न्यूमेरिक यानी कि जो भी आपकी संख्या के अंदर जो चीज देखिए, जैसे कि 5, 6, 8, 10, 12, है ना, तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, तो वो जो है वो आपका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो देखिए इस केस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक न्यूमेरिक नंबर है। तो ये 5 किलोमीटर सिर्फ क्या दिखा रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये आपको मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ भी बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस के अंदर क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां से आपको देखना है कि अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करता हूं या मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूं, तो मैं कैसे कह सकता हूं, स्केलर क्वांटिटी या और अदिश राशि हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास ओनली न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, ओके। अगर मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटी की, तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि सदिश राशि की, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे सदिश राशि और अदिश राशि को डिफाइन करें, तो आप बोल सकते हैं सदिश राशि जिसके अंदर दिशा भी है और उसका कुछ मान भी है। अगर आपसे कोई पूछे अदिश राशि, तो आप बोलेंगे कि ऐसी राशि जिसके पास सिर्फ एक मान है, उसके पास किसी भी तरीके की कोई दिशा नहीं है। तो आप स्केलर और वेक्टर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में, थोड़ा सा और विस्थापन के बारे में। विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, किसी भी पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, यानी कि एकदम न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है गाइस। देखिए अब मैं एक मोशन लेता हूं, जिस मोशन का नाम है घूर्णन गति। घूर्णन यानी कि सर्कुलर मोशन, यानी कि कोई चीज जो है वो इस सर्कल के अंदर ऐसे घूम रही है, ठीक है। कोई चीज मान लीजिए यहाँ पे खड़ी थी, और मान लीजिए जो ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसका जो रेडियस है ये आर है यहाँ पे, ठीक है। और ये घूर्णन गति कर रहा है, यानी कि यहां से चलता हुआ ये ऐसे घूमता हुआ दोबारा से इसके ऊपर ये राउंड लगा रहा है इसके ऊपर, ठीक है गाइस। तो अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूं दूरी और विस्थापन कि आप मेरे को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बारे में बताइए, यहाँ पे क्या है। तो देखिए गाइस क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, उसकी जो परिधि होती है, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, ये आपको पता है, ठीक है, ओके। मान लीजिए पॉइंट ए से यहाँ पे चला, ठीक है। पॉइंट ए से चलने के बाद ये यहां से चलता हुआ, मान लीजिए ये चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे ये बी पॉइंट पे आ गया। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे आप इसकी दूरी बताइए, मुझे आप इसका डिस्टेंस बताइए कि इसका डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूं, तो देखिए यहां से लेके यहां तक चला, तो अगर आप इसको गौर से देखें, तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता है, मैंने आपको बोला था कि डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जैसे जैसे आप चलेंगे। यानी कि अगर मैं इस पूरी लाइन की दूरी अगर मैं निकाल लूं, तो वो मैं डिस्टेंस बता सकता हूं यहाँ पे। तो इसकी दूरी कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है, देखिए पूरा सरकमफ्रेंस होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। और देखिए ये कितना चला है, ये इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस का आधा चला है, तो इस 2πr को आप 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, πr।
तो पाई की वैल्यू आप पता है आपको 22/7 होती है 22/7, और आर की वैल्यू कोई कुछ भी आपको यहाँ पे दे सकता है ना। मान लीजिए यहाँ पे जो आर की वैल्यू है यहाँ पे 14 दे रखी है ना, तो यहाँ पे आप 14 पुट करें तो देखिए 7 से कट जाएगा 14, 7 दूनी 14 है ना, तो ये कैसे बनेगा 224 है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 44 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया 44 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, अगर मैं यहीं पे अगर मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की कि भैया मेरे को अब यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, यानी कि आप मेरे को यहाँ पे विस्थापन बताइए, है ना। तो देखिए विस्थापन में कैसे निकालेंगे, देखिए विस्थापन क्या बोला था, न्यूनतम दूरी होती है, तो न्यूनतम दूरी ये तो नहीं है, न्यूनतम दूरी क्या है, ये वाली दूरी जो है ये न्यूनतम दूरी है कि नहीं है। तो न्यूनतम दूरी ये है, तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर है, ये अगर त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या आर होगा, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा 2r। तो 2r यानी कि 2, और r की वैल्यू कितनी है आपको पता है, r की वैल्यू 14 है, तो कितना हो गया ये 28 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं एक ही केस के अंदर जो दूरी है वो अलग आई है और जो विस्थापन है वो अलग आया है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको घुमा के इस बी से ये और चला बंदा और ये घूम के यहाँ पर आ गया, दोबारा दोबारा ये ए पॉइंट के ऊपर ही आ गया। तो अब मैंने आपसे पूछा कि अब मेरे को आप दूसरे केस के लिए अब आप मेरे को बताएं इसकी दूरी कितनी है या इसका डिस्टेंस कितना है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अगेन आपको पता है, देखिए अब ये पूरा चल गया तो पूरा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2πr होता है, ये आपको पता है। तो 2 की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू है 22/7 और इसकी आर की वैल्यू आप 14 से इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 से ये 14 कट जाएगा, फिर आप देखिए यहाँ पे क्या इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका आ गया 44 इंटू 2, दैट विल बिकम्स 8 एंड 8, दैट इज कॉल्ड द 88 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो दूसरे केस के अंदर जो उसने दूरी जो उसने तय की, जो उसने डिस्टेंस तय किया वो कितना किया, 88 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा अब मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए। ठीक है, यहाँ मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट बताइए, यानी कि न्यूनतम दूरी कितनी है। आपको पता है न्यूनतम दूरी क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, जहां से बंदा चलना स्टार्ट हुआ और जहां पे चल के वो रुक गया, दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी तो उसको मैं क्या बोलता हूं, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये बंदा चला कहां से था, ए से चला था, और ये बंदा लास्ट में आकर रुका कहां पे, ए पे ही आकर रुक गया। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, ए पे चल, मतलब कोई बंदा यहां खड़ा था घूम के यहीं आ गया, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी क्या है, आंसर इज जीरो। जीरो है या नहीं है, जहां से चला था वहीं आ गया ना, तो न्यूनतम दूरी तो जीरो हो गई दोनों के बीच की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस देख रहे हैं आप 88 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी अलग अलग आ रहा है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है ये दो अलग चीजें हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ से ये दोबारा यहाँ से यहाँ पहुंच गया, फिर से ये चल के फिर से यहाँ पे आ गया, दोबारा से तीसरे केस में फिर से ये ए पे आ गया, तो दूरी कितनी चलेगा ये बताइए। एक बार कंप्लीट किया तो 88 सेंटीमीटर चला था, दोबारा कंप्लीट करेगा तो ये 88 सेंटीमीटर और चलेगा, तो टोटल कितना हो गया 8 8 16, 16 की 6 हासिल का 1, 8 8 16 और 1 17, यानी कि ये 176 सेंटीमीटर चलेगा टोटल। बोलिए चलेगा चलेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका फिर से जीरो हो जाएगा क्योंकि ए पे ही था, दोबारा से ए पे ही आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये बहुत सिंपल है ना। तो दूरी जो होती है वो एक्चुअली पाथ होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में समझनी है। वो क्या समझनी है कि डिस्टेंस जो होता है, जो दूरी होती है, डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। ठीक है, अगर कोई बंदा चलेगा चाहे वो घूम के दोबारा से अपनी ही जगह पे आ जाए तो भी उसका जो डिस्टेंस होगा वो जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस तो होगा ही होगा, चला है तो वो काउंट होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो क्या होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो हो सकता है। अभी आपने देखा ऊपर के कुछ केसों में कि बंदा चल भी रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है, यानी कि जहां से आपने चलना स्टार्ट किया अगर आप वहीं पे आके दोबारा रुक जाते हैं, ठीक है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट के अंदर याद रखना है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता जब बंदा चलेगा, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकती है। अब मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंस बता देता हूँ आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ डिफरेंस बता देता हूँ, ये क्या होता है देखिए गाइस।
डिस्टेंस क्या होता है? ये मेरा होता है एक्चुअल पाथ। ये मेरा क्या होता है? एक्चुअल पाथ, यानी कि ये मेरा हो गया वास्तविक पथ। ये मेरा क्या हो गया? वास्तविक पथ हो गया। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है? ये मेरा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि न्यूनतम दूरी हो जाती है। ठीक है। दूसरा मैंने क्या बताया डिफरेंस, की डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी कि ये अदिश राशि होती है। ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि ये सदिश राशि होती है, यानी कि ये सदिश राशि होती है। दो 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 डिफरेंस इसके हो गए। ओके गाइस, तीसरे डिफरेंस की हम बात ये बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। धनात्मक यानी कि डिस्टेंस आप जितना चलेंगे ना वो ऐड होगा और हमेशा ही ये प्लस में आएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटीज होती है। ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों हो सकते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो जाता है, आप चले फिर घूम के वहीं आ गए, देखिए माइनस हो गया ना, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि प्लस, माइनस और जीरो तीनों हो सकते हैं। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा ही आपका पॉजिटिव ही रहेगा हर एक केस के अंदर। ठीक है। तो चौथा डिफरेंस जो है ये ऊपर वाला ही है कि डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो जो है वो हो सकता है, इट कैन बी जीरो। ओके गाइस, तो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता चला कि क्या होता है, और आपने देखा कि रेस्ट और मोशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये सब चीज़ें के बारे में आज हमने इसके अंदर बात की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक या दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेस के ऊपर क्या होता है। ठीक है। और गाइज मेरे को 9th और 10th क्लास को मतलब मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक, मैं बेसिकली 11th और 12th को ही पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ऐसी लग रही है, आपको लग रहा है कि सर आप थोड़ा-सा और बेसिक में जाके अगर आप उसको बताएँ, है ना? तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ, है ना? क्योंकि आपका भी उतना ही हक है पढ़ने का, है ना? लॉकडाउन की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। तो कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है इंग्लिश में, हिंदी में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर उसके ऊपर मैं काम करूँगा, है ना? हम आप लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं और आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। इस क्लास के अंदर इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में कि क्या-क्या होता है। तब तक के लिए बाय-बाय। सब खैरियत से रहें, मस्त रहें, खुश रहें। लॉकडाउन है, पढ़ तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते रहें। अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको आंसर करने में बहुत मज़ा आएगा, है ना? ये आप लोगों को नहीं पता बट मुझे पता है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर देने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तब तक इस चीज़ का कोई प्रूव नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो आप जो भी पढ़ते हैं आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर पुट अप करें, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट अप करें। मेल आईडीज़ मैंने दे रखी हैं आपको। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेल आईडीज़ होती है। और अगर आपको इसके पीडीएफ नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। मैं जल्दी ही मैं पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन की वजह से आपकी पढ़ाई ना रुके। किसी भी कंडीशन में आप पढ़ते रहें, साथ बने रहें। और जो बच्चे हिंदी में जो बच्चे पढ़ते थे, जो अभी तक इस चैनल पे नहीं आते थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा अब यहाँ पे हिंदी में भी चीज़ें डलेंगी, 9th और 10th की तो डलेंगी एटलीस्ट। तो आप इस चैनल को मतलब फॉलो करें। और जो भी बच्चे हैं जिनको किसी भी तरीके से वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप उनको प्लीज़ ये चैनल उनको रिकमेंड करें कि यहाँ पे अब हिंदी में भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ताकि वो बच्चे भी पढ़ें इस चीज़ को। ठीक है। तो ये पहली क्लास थी जिसके अंदर मैंने आपको सब कुछ बताया। नेक्स्ट क्लास से कोई भी फालतू की बात नहीं होगी। आज मैंने वैसे आपका 1-2 मिनट ले लिया। नेक्स्ट क्लास से सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई होगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे स्पीड के बारे में, वेग के बारे में, त्वरण के बारे में क्या होता है, नहीं होता है। तब तक के लिए बाय-बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।